दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। संजय जोशी का नाम जब से सियासी गलियारों में शुरू हुआ है, तब से चर्चा ये हो रही है कि क्या वाकई में संजय जोशी के आने से बहुत कुछ बदल जाएगा और क्या वो आ रहे हैं? और संजय जोशी जिनको कभी हाशिए पर डाल दिया था नरेंद्र मोदी ने, उनकी वापसी उनके लिए कितना बड़ा खतरा अब बन सकती है? यहाँ पर संजय जोशी का नाम आना सामने, ये कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये महज एक सियासी चर्चा है या फिर सचमुच में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और केपी मलिक जी को साथ जोड़ूंगी, क्योंकि इस चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाते हुए ये समझेंगे कि संजय जोशी का नाम आरएसएस का एक टेस्ट एंड ट्रायल है या वाकई में सर यहाँ पर कोई तस्वीर बदलने वाली है। क्योंकि मैंने आपका ट्वीट भी देखा जिसमें आपने लिखा कि हरियाणा चुनाव के बाद 8 अक्टूबर को बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए विनीता जी, अगर आप देखें, जब केरल में ये आरएसएस का 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ था और उसमें तमाम चर्चाएं हुई, आरएसएस के दूसरे संगठनों और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम यहीं से अनाउंस होगा। लेकिन आपको याद है कि उसमें जेपी नड्डा भी उस सम्मेलन में भाग ले रहे थे और ये हुआ था, दिल्ली से मैसेज ये गया कि हम हरियाणा और झारखंड दोनों जीत रहे हैं और महाराष्ट्र में भी अपनी स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो उसमें फिर संघ में चर्चा ये हुई कि संघ ने अपना कंट्रोल करना और मतलब संजय सर, जोशी बड़ी बात यह है कि संजय जोशी का नाम संघ में चल रहा है। पहली ये सवाल तो ये है सर। संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उसको एक क्या कहते हैं, अस्मिता बना लिया है, अस्मिता का प्रश्न बना लिया है। संजय जोशी को ही बनाना इज्जत है का और सवाल हो गया है। संजय जोशी को बनाने का मतलब है कि मोदी जी को कंट्रोल करना। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई कंट्रोल कर सकता है तो उसका नाम संजय जोशी है। इसलिए संजय जोशी की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और आरएसएस ने ठान लिया है कि संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाना है। अगर संघ की चलती है और भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल लोग हैं उनकी चलती है तो संजय जोशी ही बनेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि इन्होंने समय मांगा है कि हमें, अब वो महाराष्ट्र में तो चुनाव है नहीं, झारखंड में भी अभी चुनाव नहीं है, तो अभी कश्मीर में है, तो एक राज्य हरियाणा बचता है। तो हरियाणा के जो परिणाम आएंगे वो तय करेंगे कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतती है तो संजय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनके रोड़े आ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हारती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के रास्ते साफ है। ये आरएसएस ने ठान लिया कि संजय जोशी को बनाना है। इसमें थोड़ी देर लग सकती है, इसके लिए हमें 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। जी विनीता जी। तो संजय जोशी का नाम ऑल ऑफ सडन आरएसएस क्यों चाह रही है? क्योंकि आपको भी पता है सर ये बात कि संजय जोशी जो हैं, उनका नाम सामने लेके आने का मतलब पहला साफ है कि नरेंद्र मोदी को साफ कर देना। मतलब जानबूझ के आरएसएस में वो जो दो हिस्से इतनी बुरी तरह पट चुके हैं, इसका मतलब जो अब एक चाह रहा है खेमा किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, वो खुद ही दुश्मन हो गई है अब नरेंद्र मोदी की आरएसएस। देखिए विनीता जी, अगर आप देखेंगे इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जिस प्रकार से जेपी नड्डा का इंटरव्यू आया था और इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था कि अब हम आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब उनको संघ की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, जो खासकर सेकंड टर्म मोदी का रहा है उसमें आरएसएस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया, आरएसएस को पूछा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और एक नई तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में राज्यों में चल रही थी। उसमें आपके सामने तमाम उदाहरण है, चाहे आपके सामने आसाम का हेमंत शर्मा का उदाहरण हो, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण हो, चाहे कर्नाटक में जिस तरह से आपने तोड़फोड़ मचाई और अल्टीमेटली आपको वहां से बाहर होना पड़ा। आपके सामने हिमाचल का उदाहरण है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होते हुए आपको वहां से बाहर
होना पड़ा। आपने उत्तर प्रदेश में देखा जहां आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपकी इन हरकतों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में आप इतना पिछड़ गए कि 30 सीटें बड़ी मुश्किल से आप लेके आए। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग और संघ इनको महत्वता से इन पे गहन कर रहा है, चर्चाएं लगातार चल रही हैं और अब समय नहीं बचा है। और अब एक बहुत बड़ा विरोधी खेमा, अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ 20% लोग हैं जो मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, 80% लोग चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस ये 80%, नहीं चाहता है। 80% नहीं एट्टी चलना फीसदी चाहते का मतलब तो साफ है कि मोदी ज्यादा टिक नहीं पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मोदी जी को भी पता है और ये अमित शाह को भी पता है। इसीलिए ये क्या हो रहा है कि संघ के लोगों ने निर्णय ले लिया है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जिस जी प्रकार से इन्होंने की पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी पे तमाम ऐसे अयोग्य लोगों को बिठाया है या अपने लोगों को फिट किया है, इन्होंने कुछ संघ में भी अपने लोगों को डाला है जो इनके वहां पे समर्थक हैं या इनकी जो वहां पे वकालत कर रहे हैं। लेकिन संघ समझ चुका है कि ये इनके वकील हैं, इसलिए उनको भी वहां पे किनारे लगाया जा रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे चीजों में बदलाव आएगा। लेकिन संघ का निर्णय मुझे पता है कि संघ ने अस्मिता का प्रश्न बना लिया कि संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को एक वाजपेयी के समय में जो सरकार थी उस तरह की एक लचीली पार्टी के रूप में लेके आना है। ये जो दमन चक्र चल रहा है और पार्टी की इतनी बदनामी हुई है तमाम, अब ये चीज जनता तक पहुंच गई है। अब खाली राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर रहे हैं इन चीजों का, अब जनता में चर्चाएं हाँ। चलने लगी। तो संघ इस चीज को लेकर बहुत चिंतित है और संघ के सामने चीजें आ सकती हैं कि अब कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का किसी स्टेट में नहीं चल रहा है। एक एक स्टेट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा रहा है। अगर आप इसी तरह से चलाएंगे तो कल को आपके हाथ से राजस्थान भी जाएगा, मध्य प्रदेश भी जाएगा, जैसे हरियाणा जा रहा है। तो ये जो डमी सीएम आप बना रहे हैं सब जगह पे, ये डमी सीएम लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। इससे संगठन कमजोर हो जाएगा और आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और अगर आप एक बार बाहर हो गए, आपको फिर आने के लिए 2 दशक 3 दशक लगेंगे। तो आरएसएस ये नहीं चाहती कि हम लंबे समय तक इस प्रक्रिया से गुजरे, जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए, ये आरएसएस की रणनीति है। जी सर, मैं वो आर्टिकल दिखाना चाह रही हूँ जो आपने लिखा है और उस आर्टिकल के साथ में ये जोशी बन पाएंगे भाजपा अध्यक्ष। यहाँ पर इस आर्टिकल में आपने इन तमाम बातों का जिक्र किया है जो कि आप इस वक्त अभी बता रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो बातें इसमें कही आपने और जो इसकी हेडलाइन है, तो क्या आपको लग रहा है कि बन पाएंगे? दिक्कत क्या है उसमें बनने में? उसमें परेशानी कहाँ है और क्यों नहीं बन पाएंगे? हाँ, मोदी जी अमित शाह चाहेंगे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन पार्टी चाहेगी, संघ चाहेगी तो बन पाएंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आपको देखना होगा कि ये जो क्योंकि सारी कवायद चल रही है। अगर जोशी बने ना सर, तो फिर आप नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम लोगों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं संजय जोशी के, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारी लॉबी जो है वो एकदम से हावी होगी और देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे जो नितिन गडकरी का जिक्र चल रहा है वो फिर कभी भी बदल सकता है। बड़े मंत्रालयों में बदलाव हो सकता है। मतलब ये आरएसएस के अंदर की खिचड़ी का स्वाद पूरे केंद्र की तस्वीर पर दिखाई दे सकता है। तो ये आपको बहुत हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा है सिचुएशन? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। यही तो है, यही तो है। जितने नाम आपने लिए हैं इसमें अगर आप और कुछ नाम जोड़ेंगे कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, वो लोग भी इस चीज के पीछे खड़े हुए हैं। और गडकरी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? अगर गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं, शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पुरानी वाजपेयी स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चल सकती? संघ चाहता है कि वो संघ ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो। संघ ये चाहता है कि वाजपेयी जी के स्टाइल में सरकार चले और एनडीए की सरकार चले। वो मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, मोदी मोदी की गारंटी कहां चली गई? अब 4 जून के बाद जितने भी फैसले बड़े आ रहे हैं वो सब फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं मोदी जी को, क्यों? और ये जो फैसला आप लेके आए वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ये टिक पाएगा, ये हाउस में चल पाएगा? इसको आप वापस नहीं लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो इस तरह की चीजें देखने के बाद में संघ ने डिसाइड किया है कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए और सबसे पहला बदलाव अध्यक्ष के तौर पे होगा और फिर धीरे धीरे बदलाव होंगे।
वो आपने कह दिया है, प्रधानमंत्री पद का भी बदलाव होगा, तमाम मंत्री भी बदले जाएंगे। अगर आपने खाली या प्रधानमंत्री का बता दिया, आप अगर मंत्रियों की गिनती आप शुरू कर दें, क्या भारतीय जनता पार्टी के बहुत काबिल मंत्री हरदीप पुरी जी हैं? क्या अश्विनी वैष्णव में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं? ये जितने लोग जो की पोस्ट पे बैठे हैं, जो बड़े बड़े मंत्रालय चला रहे हैं, ये कौन से राजनीतिज्ञ हैं? ये कब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जानते हैं? जो स्टेटों में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो कितने बड़े राजनीतिज्ञ भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, कितना संघ को जानते हैं, कितना भाजपा को जानते हैं। और ये आप नहीं मानेंगे कि ये सिर्फ रबर स्टैंप है। तो उससे, उस छवि से आरएसएस बाहर आना चाहती है और आरएसएस बदलाव करना चाहती है। और आरएसएस की अगर ये बात होगी, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट ममता बनर्जी भी होंगी, सॉफ्ट शरद पवार भी होंगे, और कई पार्टियां, शिबू सोरेन भी सॉफ्ट हो सकते हैं। अगर उनको ये लगेगा कि कांग्रेस अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वो एनडीए में आ सकते हैं। इन लोगों का विरोध एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। इन लोगों का विरोध अमित शाह और मोदी से है। तो अगर ये लोग हटते हैं, तो एनडीए के पुराने सहयोगी आपके साथ आ सकते हैं और ये सरकार पूरे 5 साल चल सकती है। ये संघ की रणनीति है। जी सर, ये संघ की रणनीति है, लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने संघ को लगातार मात दी है। जो उनके आपसी कॉन्वर्सेशन रहती थी, बातचीत रहती थी, उसमें दत्तात्रेय होसबोले कोई एक मेन की पर्सन बना रखा था, और उन्हीं के द्वारा जो काम होते थे संघ के, वो प्रधानमंत्री से बात करके हो जाते थे। बाकी किसी के साथ में उनकी, खास तौर से मोहन भागवत की अगर बात की जाए, तो वो इक्वेशन, वो सेटिंग नहीं रही है। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है कि इतना मोह भंग हो गया नरेंद्र मोदी के साथ में? काम तो कर ही रहे थे ना, एजुकेशन सेक्टर में भी पूरी लिबर्टी दी हुई थी। ऐसे कई जगह हैं जहां पर जौन जौन बातों को लेकर के आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी कि आप संघ को ये करेंगे, तो नरेंद्र मोदी कर रहे थे, इतना बड़ा पैसा दिया, झंडेवालान में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, बीजेपी ने कमाया तो संघ को भी कमवाया है पैसा, ऐसा तो नहीं है? देखिए विनीता जी, आपने ध्यान उस बात पर नहीं दिया। मैंने कहा कि जो सेकंड टर्म मोदी जी का था, उसमें तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पे खाली आरएसएस को मजबूत किया है, पार्टी को मजबूत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ भी इस बात को मानता है। लेकिन आप गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत परंपरा से कर रहे हैं। जिस तरह से संघ की रणनीति रही है, जिस जिस सिद्धांतवाद पे भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है, आपने उस सिद्धांतवाद को खत्म करने का काम किया है। और इससे एक जनता में आपके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस चीज से डर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और संघ को यह लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा, तो भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 30 साल 40 साल सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट होना पड़ेगा और अपने जो पुराने साथी हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब आज नरेंद्र कोई मोदी भी सिर्फ चेहरा थे? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, आपको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लगभग 2 दर्जन संगठन हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक संगठन है। आरएसएस से बड़ा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस का एक सहयोगी संगठन है, और उसका जो एक सर्वे सर्वा है, अगर वो संघ से भी बड़ा होने का अपने आप को दावा करने लगे, तो ये तो संघ का प्रोटोकॉल भी खराब हो रहा है ना कहीं ना कहीं। भाई कल को बाप के 4 लड़के हैं, पिताजी सब संचालन करते हैं, और उसमें से एक लड़का कह दे मैं मानता ही नहीं, बाप की सुनता ही नहीं, मैं कल से चौधरी हूं, तो वहां तो फिर विरोध होगा ही ना। तो परिस्थितियां ये आ गई थी कि टकराव बढ़ रहा था, और इस टकराव को रोकना बहुत जरूरी है। जी और संजय जोशी के आने से टकराव शांत होगा? ये तो बहुत बड़ा बवंडर होगा, तूफान होगा। और नरेंद्र मोदी और ये अमित तो शाह, आपको लगता है इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? देखिए, अब परिस्थितियां अलग हैं विनीता जी। हर एक चीज का एक समय आता है। अब कुछ बचा नहीं है चारों तरफ। यही अमित शाह और मोदी जी थे, यूपी में कुछ नहीं कर पाए। यही अमित शाह और मोदी जी हैं, इनकी यही तो अग्नि परीक्षा है हरियाणा की। अग्नि परीक्षा है हरियाणा में दोनों की। तो आप देखिए, जी। अब ये मध्य प्रदेश के पैटर्न पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में। जैसे आपको याद होगा, इन्होंने 10-12 मुख्यमंत्री बनाए थे मध्य प्रदेश में। इन्होंने वसुंधरा को कहा था कि वसुंधरा जी बनेंगी, सिंधिया को कहा कि सिंधिया जी बनेंगे।
सॉरी सिंधिया तो मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में सिंधिया जी बनेंगे, वसुंधरा तो राजस्थान में है। और शिवराज चौहान तो थे ही मुख्यमंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर को इसलिए दिल्ली से भेजा गया था, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा जो है वो कि कैलाश विजयवर्गीय ने शेरवानी तैयार कर ली थी, उनको शपथ लेनी थी। फग्गन सिंह कुलस्ते तैयार थे, आदिवासी सीएम बनेगा, और बना कौन? तो यही पैटर्न इन्होंने हरियाणा में शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा देखिए नायब सैनी तो है ही, वो भी सीएम बनेंगे, विज साहब भी सीएम बन रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह भी सीएम बन रहे हैं, राव इंद्रजीत भी जी, और कृष्णपाल गुर्जर समाज से भी सीएम बन रहे हैं। अभिमन्यु जो रोहतक वाले हैं वो भी सीएम बन रहे हैं। तो ये 10-12 सीएम बनेंगे। अब इसकी रणनीति ये है कि कैसे लोगों को शगुफा दिया जाए, कैसे उनको यूज किया जाए। अब जैसे सैनी समाज का इतिहास में पहली बार हरियाणा में सीएम बना है, तो सैनी समाज इकट्ठा होकर बीजेपी के पीछे लग गया है। तो वो बीजेपी की रणनीति से प्रभावित नहीं है, लेकिन उनके समाज का, उनकी जाति का एक मुख्यमंत्री बना है, इसलिए वो इकट्ठा हो गया है। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जैसे हमने 10 साल सरकार चलाई है हरियाणा में, पहले आपने जो मजबूत जाट कौम थी वहां पे जाट वर्सेस 36 जात कर दिया, एक जाट और 36 जाति को बांटने का काम आपने किया। इस बार आप अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं, तो ये कितनी बार आप चलाएंगे? सर एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे निकल के आता है जी, कि जी। जब जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा पैतरा चला उत्तर प्रदेश चुनाव में जिसे आज तक दिल्ली हजम नहीं कर पाई है और बार बार उल्टी कर रही है लखनऊ की तरफ ही, तो ये मान के चलिए कि इस वाली परिस्थिति में हरियाणा चुनाव के जीतने और हारने पर अगर संजय जोशी की ताजपोशी की बात आप कर रहे हैं, तो संघ तो फिर बिल्कुल साथ नहीं देने वाला हरियाणा में, क्योंकि संघ जब साथ नहीं देगा तभी बदलाव होगा। एक हरियाणा के नाम पर वो देश के नेता को बदलने जा रहे हैं, तो हरियाणा तो फिर संघ के लिए बड़ा आसान है। और ये भनक मुझे भी लग रही है कि जैसे यूपी में उपचुनाव में संघ ने अपनी कमर कसी है, हरियाणा में वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है अभी। देखिए विनीता जी, एक तो ये देखना होगा कि संघ कोई बहुत ज्यादा 10 साल की सत्ता के बावजूद बहुत मजबूत हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में कोई संघ का बहुत बड़ा कोई हिसाब किताब मैं नहीं देखता हूं। मैं तो खुद जाट समाज से, और हरियाणा में मेरा अच्छा नेटवर्क भी है। बहुत मजबूत स्थिति में कोई संघ नहीं है। संघ की विचारधारा के वहां पे लोग नहीं है, वोटर नहीं है, और संघ का कोई मामला वहां पे बहुत ज्यादा चलता नहीं है। और जो थोड़ा बहुत है भी, वो आपने खुद ही कह दिया, वो बिल्कुल निष्क्रिय है। और संघ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में कम से कम हरियाणा में तो नहीं खड़ा है। और आपने वो भी देखा था कि वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल्ली से नाराज था। अगर उसी परिस्थिति को आप बदल देते, वहां पे इंडिविजुअल योगी के हाथ में दे दिया गया होता, और ये कहते भाई योगी जी को हमने दे दिया, वो अपने हिसाब से टिकट बांटे, अपने हिसाब से लड़ाएं, हमें तो 60 से 65 सीटें चाहिए, तो तब संघ एक्टिव होता यूपी में। तो यूपी में संघ एक्टिव क्यों नहीं हुआ? यही एक कारण था। तो यही चीज आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी, संघ बिल्कुल निष्क्रिय है वहां में। जी जी सर, बहुत गंभीर और बहुत गहरी चर्चा है ये, और बहुत दूरदर्शी वाली चर्चा है ये। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी भनक, जिसकी महक आनी शुरू हो गई है, लेकिन क्या पकड़ा है असल में उसका स्वाद तो आगे ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इस पर कई और चर्चाएं आपके साथ आगे होंगी ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्या वाकई में अब संघ मोदी के पीछे पड़ चुका है इस तरह से कि मोदी को सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिल रही है, क्योंकि चिंताओं की लकीरें उनके चेहरे पे इन दिनों साफ दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।